हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, प्लांट टैक्सोनॉमी और एम्ब्रियोलॉजी के हमारे इस टॉपिक में जो चल रहा है प्लांट डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसमें हम पॉलन ग्रेन्स की संरचना का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमें 3 पॉइंट्स पढ़ने हैं। पॉलन ग्रेन्स की स्ट्रक्चर, उसकी क्या बोलते हैं शेप एंड साइज, फिर पॉलन ट्यूब्स का जर्मिनेशन और मेल गैमेटोफाइट का बनना फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम उसमें पढ़ रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन्स की जो हमने एक स्ट्रक्चर बनाई थी सिंपल, दैट इज नॉन एज एक्साइन। एक्साइन तक हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। ये है इंटाइन, ये इसके अंदर है मैक्रो, जो सेल डिवाइड हो जाती है, इसको हम बोल देते हैं वेजिटेटिव सेल, और ये हो गया वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और एक छोटी सी जो सेल बनती है उसे हम बोल देते हैं जर्मिनेटिव। तो जो एक्साइन है, एक्साइन के लिए हम पढ़ चुके हैं कि एक्साइन सबसे बाह्य परत बनाती है, एक चीज। दूसरा, एक्साइन बाह्य के साथ में इसमें अनेक पदार्थों का सम्मिश्रण होता है, प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स का, जिसमें एक पॉलीसेकेराइड है हमारे पास में स्पोरोपोलिनिन, जो कि टाइपिटम द्वारा स्त्रावित किया जाता है और मैक्सिमम जो है पॉलन ग्रेन्स उनकी आउटर लेयर बनाता है, और यही इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। ये एक तरीके से ग्लाइकोसाइड्स का मतलब इसका कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकृत रूप है, और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यही प्रोवाइड कराता है। इन्फेक्शन से भी जो स्ट्रेंथ है, रेजिस्टेंस है, माइक्रोब से भी जो रेजिस्टेंस है, वो यही प्रोवाइड कराता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में इसे वाइबल बनाए रखता है तथा क्या बोलते हैं डॉर्मेंट अवस्था में बनाए रखता है। जो ही कंडीशंस फेवरेबल आती हैं उसी के साथ में क्या होता है, ये जर्मिनेट होते हैं। अब हमारे पास में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब परिस्थितियां अनुकूल आती हैं तो फिर ये जर्मिनेट कैसे हो जाता है, जबकि इसमें वाटर तो जाने की कहीं कोई संभावना नहीं होती। तो उसके लिए एक सिस्टम ये है कि इसमें अलग अलग, अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पे एक्साइन बहुत ही वीक है इस जगह पे, देखिए, और जो इंटाइन है वो भी एक्साइन के साथ में जुड़ी हुई है, और एक अलग ही टाइप की ऊपर से खांच जैसी संरचना हमको दिखाई दे रही है, जिसको हम बोलते हैं जर्म पोर। ये पहले डिस्कशन नहीं किया था, केवल हम इंटाइन में ही इसको डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में ओपनिंग्स होती हैं, लेकिन ये ओपनिंग्स ऐसे ही नहीं होती, इनके ऊपर प्रोटीन की प्लेट्स एंड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स जमा होती हैं, प्लस प्रोटीएज एंजाइम्स इसके ऊपर सिक्रेट होते हैं। तो ये अनुकूल परिस्थितियों में जल को सेंस करके या कीमोटेक्सली क्या करते हैं, अपने आप को सेंस करके ही इन एंजाइम्स की एक्टिवेशन और इनका पोलन जर्मिनेशन या पोलन ट्यूब्स का जर्मिनेशन जो है प्रारंभ होता है। अतः एक्साइन बाहर से पूरा प्रोटेक्ट करता है और इसकी ओपनिंग अंदर से ही होती है, बाहर से नहीं होती। इस टाइप से एक्साइन खुद डबल लेयर्ड है, जिसको हम एक्स एक्साइन और एंडो एक्साइन या एंड एक्साइन के नाम से जानते हैं, जो कि अपने आप में 2 या 3 लेयर्स हैं। तो ये संपूर्ण संरचना जो है बाह्य संरचना बनाती है, जिसमें अपेंडेज या अगर अपन बात करें तो ऑर्नामेंटल्स जुड़े रहते हैं, जिसकी अलग अलग शेप एंड जो साइज है वो इनकी पाई जाती है। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो एयरबोर्न्स होते हैं उनकी सतह चिकनी, ठीक है, और जो पॉलिन किड्स या इंसेक्ट्स द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उनकी सतह जो है वो हल्की सी आवश्यकता के अनुसार मतलब अनुकूलन ग्राही होती है, ताकि वो सतह से आराम से कीट से चिपक सके और अपनी वर्तिकाग्र पर जाके भी क्या कर सके, अटैचमेंट कर सके। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इंटाइन की। तो इंटाइन के लिए हम कहें तो एक्साइन के नीचे का लेयर है, 2 ही लेयर से मिलके बनी हुई संरचना है। इंटाइन जो है जिसे हम कह सकते हैं यहाँ पे अंत है
चोल। और सामान्यतः अगर अपन एक्जैन की तुलना में कहें तो कह सकते हैं कि पतली, मृदु, ठीक है, मृदु का मतलब यहां पे हो गया सॉफ्ट, चिकनी, चिकनी का मतलब है यहां पे समतल, अलग से कोई अपेंडेज नहीं है, तथा जो अंदर का पॉलन जो द्रव्य है लिक्विड, पराग द्रव्य व केंद्रक को आबद्ध संरचना होती है। इंटाइन, इंटाइन के लिए हम यहां कह सकते हैं कि अंतःचोल जो है वो कुछ पैक्टोसेल्यूलोजिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। यहां लिख देते हैं पैक्टोसेल्यूलोजिक, अर्थात अगर हम यहां बात करें तो हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर अपन इसके कंटेंट्स की बात करते हैं तो किससे बनी हुई है? सेल्यूलोज से। क्लियर है? बिल्कुल सेल वॉल के समान। दूसरा, उसके अंदर सेल वॉल के अंदर क्या है? पैक्टिन का सब्सटेंस भी होते हैं, और पैक्टिन के अंदर ये अपन बात करें तो पैक्टिन एक तरीके से प्रोटीन का डेरिवेटिव है, और उसके अलावा यहां पे हम अलग ही प्रोटीएज, प्रोटीएज लेयर्स या क्या बोलते हैं सब्सटेंस, ठीक है, उसके अलावा कुछ पट्टिकलाएं या बैंड्स एंड ग्रेन्यूल्स, कणिका में संरचनाएं जो होती हैं इसमें पाई जाती है। तो जो ये वो है क्या बोलते हैं अंदर का द्रव्य, वो एक तरीके से कैसा है? सेमी विस्कस, ठीक है, और मैट्रिक्स टाइप, सेमी विस्कस और ग्रेन्युलर होता है। इंटाइन के अंदर अनेक, जो अभी मैंने समझाया था, अनेक जर्म पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, जो जर्म पोर की हम बात कर रहे हैं इनकी संख्या एक से अधिक होती है, ठीक है, और इनका जो नंबर है, इनकी पोजीशन जो है और इनकी जो क्या बोलते हैं आकृति है वो अलग अलग होती है अलग अलग फैमिलीज में, लेकिन एक ही फैमिली या एक ही प्लांट की अगर अपन पोलेंस की बात करें तो वो सारी कैसी रहेगी? समान। और इसको जो है वो अपन डिस्कस करते हैं इसमें एनपीसी सिस्टम के अंदर, एनपीसी सिस्टम कोई अलग से नहीं है, ये एक न्यू टाइप का क्वेश्चन है सिंपल, जिसमें हम पोलन नंबर, ठीक है, इसके बाद में हम एन फॉर नंबर, पी के लिए हम यहां पे यूज में ले सकते हैं पोलन पोजीशन या पोर पोजीशन, एंड सी के लिए हम यूज में ले सकते हैं पोर कैरेक्टर, ठीक है। पोलन नंबर, पोजीशन एंड कैरेक्टर की बात करें तो यही वो है जो निर्धारित करता है कि पर्टिकुलर पोलन के अंदर जो है वो किस साइज का पोर है, ठीक है, उसकी पोजीशन क्या है और उसकी संख्या कितनी है। ये सारी की सारी चीजें प्रत्येक पोलन में अपनी निश्चित होती है। एक फैमिली की बात करें तो निश्चित, बाकी अलग अलग प्लांट्स या अलग अलग फैमिलीज की हम बात करें तो उसके पोलन में इसकी साइज जो होती है वो अलग अलग होती है। पोर्स जो हैं वो दो टाइप में यहाँ पे पाए जाते हैं। अगर पोर्स महीन दरारों के रूप में है तो उसे हम बोल देते हैं पोर्स के रूप में, यहां ऐड कर देते हैं। अगर पोर्स जो हैं जर्म पोर्स वो अगर दरारों के रूप में है तो उन्हें हम बोलते हैं कॉल्पी या सिल्ट के रूप में, ठीक है, दरार के रूप में। लंबे होते हैं ये, लंबाई में खुलते हैं, लंबाई में ही बंद, ठीक है। और अगर अपन बात करें पोर्स की, गोलाकार है या
छिद्र के रूप में है तो हम उनको बोल देते हैं दरारों के रूप में, छिद्र के रूप में तो उनको बोला जाता है सिंपल पोर्स। ये हो गया। अब पोलन की संपूर्ण संरचना कंप्लीट हो चुकी है। अब इस पोलन में हम एक नई चीज और ऐड करेंगे जो मैंने शुरू में बोली थी लेकिन एक्जाइन में ऐड नहीं करी थी, वो ये है कि कभी कभी एक्जाइन या पोलन ग्रेन जो है वो सतह के ऊपर रंगीन दिखाई देता है या लिसा जो है या चिपचिपा श्लेष्म में जेल से भरा रहता है, तो वहां हम एक वर्ड यूज में लेते हैं, ये इंटाइन हो चुका है, दैट इज पोलन किट। थर्ड पॉइंट इसमें अगर अपन लेके चले तो वो हो गया पोलन किट। ठीक है, पोलन किट की अगर हम बात कर रहे हैं तो पोलन किट कोई इसका सतह या इसका उपांग नहीं है, क्लियर है। यहां पे अडेप्टेशन है, कीट परागरित जो पोलन ग्रेन्स है या जो पुष्प वो हैं क्या बोलते हैं फैमिलीज हैं, वो पोलन की या जब डेवलपमेंट होता है पोलन टेट्राड बनता है तो इसकी बाह्य सतह जो है वो स्त्रावित करती है एक विशिष्ट श्लेष्मीय जेल, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पोलन किट। और एक्चुअली में इसी किट में पिगमेंट्स के कारण अनेक स्पीसीज जो हैं उसके पॉलेंस कैसे दिखाई देते हैं, डार्क इन कलर दिखाई देते हैं या कोई विशिष्ट कलर जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। पोलन किट में स्पेशली अगर अपन बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, एंड स्टार्च आदि का सम्मिश्र होता है ये, जो इनको एक तरीके से शायद या अगर हम प्रूफ से कहें तो हाँ ये सत्य है कि कीटों को आकर्षित करने के, कीटों के लिए सुगंधित फिरोमोन्स टाइप या फिर कीटों के स्वाद के लिए हिसाब से क्या बोलते हैं प्रिय, स्वाद प्रिय जो है ये होता है, जिसकी वजह से इनको पीने या खाने के लिए इनके पास आते हैं या फ्लावर में नेक्टर्स के लिए आते हैं और पोलन जो है वो उनके ऊपर क्या हो जाते हैं चिपचिपे होते हैं, अतः वो चिपक जाते हैं। तो बेसिकली जो कलर होता है पोलेंस का वो एक्जाइन की वजह से होता है, एंटाइन की वजह से नहीं होता, दैट इज पोलन किट। अब अगर अपन कहें यहाँ पे पोलन किट के लिए तो वो कह चुका हूं मैं मेनली आकर्षण, कीट, यही लिख देता हूं फंक्शन, फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो कीट आकर्षण, ठीक है। दूसरा हम बात करें तो अडैसमेंट, चिप काने में, शॉर्ट में लिख रहा हूं पोलेंस को कीट्स के पार्ट्स, कीट्स के पार्ट की बात करें तो उसके माउथ ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, उसके फिन्स हो सकते हैं, उसके जो अपेंडेज हैं पाद, ठीक है, वो जब कीटों के ऊपर बैठते हैं तो वो हो सकते हैं, उसका वैक्स हो सकता है जब धड़ वो पुष्पों के ऊपर टिकता है तो नेक्टर में जाने से पहले या वर्तिकाग्र में जाने से पहले पोलन ग्रेन्स अपने आप में क्या होते हैं हाई होते हैं, तो बॉडी के टच होते ही होते हैं, ठीक है, ये हो गया तो चिपकने में। दूसरा इसकी अगर अपन बात करें तो कई बार रंग प्रदान करते हैं, और चौथी सबसे बड़ी चीज अगर अपन बात करें तो ये एक तरीके से श्लेष्मी होते हैं, तो शुष्कता से भी बचाते हैं चिपकने के साथ में, शुष्कता प्रतिरोधी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इनकी आ रही है वो यहां सबसे ऊपर लिख देता हूं, ये जो पोलेटिन होती है ये यहां पे यूवी रेज से क्या करती है इनकी बचाती है, यूवी प्रतिरोधी। ये गाढ़ा चिपचिपा लसलसा जो पदार्थ है ये यूवी रेज को जाने से रोकता है। एक चीज और बताऊं आपको सिंपल, तो जो नॉर्मल डीएनए है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये नॉर्मल लाइट की तुलना में यूवी लाइट, और वो भी कौन सी 260 nm, जबकि हमारा दृश्य क्षेत्र शुरू हो रहा है 390,
तो 390 के ऊपर की तरफ अगर हम चलते हैं, लैम्डा को कम करते हैं, तो यहाँ पे अपना आता है 260 तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करता है। यही कारण है कि इस यूवी रेज की वजह से डीएनए के अंदर डैमेज तक उत्पन्न होता है, तो ये इसको क्या करता है, अवशोषित करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे में ये यूवी रेज जो है वो हाईली फिजिकल म्यूटाजेंस है, उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये जो पोलिनिया है ये क्या करती है, प्रोवाइड करवाती है। हो गया ये, तो इस तरीके से ये पोलिनिया हो गया। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो आता है सेकंड मेन स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज के बाद में, वो था जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स या फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। फॉर्मेशन ऑफ या जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जर्मिनेशन की हम बात करें तो अनुकूल परिस्थितियों में जो एग्जाइल लेयर है उसमें वाटर अंदर, मतलब इम्बिबिशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है और इम्बिबिशन के फलस्वरूप अंदर के कुछ एंजाइम जो हैं वो कीमोटेक्ली या फिजिको, अगर अपन बात करें तो रसायनुचलन और भौतिक या फिजिकली क्या कहते हैं, अनुक्रियाएं दर्शाते हैं, जिसकी वजह से अंदर की अनेक एंजाइम्स जो हैं वो सक्रिय होते हैं। वहां पे एंजाइम सक्रियन के फलस्वरूप क्या होता है, फाइनली पोलन ट्यूब का स्टिमुलेशन। उसके अलावा एक चीज और कह सकते हैं, हमने कहा था कि जो एक्साइन है उसके ऊपर एक विशिष्ट प्रोटीन्स जुड़े रहते हैं जिनको हमने नाम दिया था ट्राइफिन, ठीक है, ट्राइफिन प्रोटीन्स जो कि टैपिटम द्वारा सिक्रेट किए गए और ये पोलेंस के ऊपर होते हैं। ये कैसे होते हैं, हाइड्रोफिलिक, और ये हाइड्रोफिलिक जो होते हैं ये जल अवशोषित करके यहां से हट जाते हैं और किस पे आ जाते हैं, सतह पर। एक तरीके से रिकॉग्नाइज और अटैचमेंट में सहायक होते हैं एक उपयुक्त वर्तिका के ऊपर जुड़ने के लिए। दूसरी चीज, अगर वो वर्तिका उपयुक्त है, मैच्योर है, रिसेप्टिव का कार्य कर रही है और उसी फैमिली की है, तो क्या होगा, फाइनली ये उसमें जर्म पोर को ब्रेक करके उसमें से पोलन ट्यूब डेवलप करने की भी क्या करते हैं, उद्दीपन प्रेरित करते हैं। और दैट पॉइंट इज नॉन एज जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। तो ऐसे कुछ प्रोटीन्स हैं जो फिजिकली एंड केमिकली क्या करते हैं, उद्दीपन प्रेरित करते हैं जर्म ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए। तो यहां पे हम सिंपल वे में अगर कहें तो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी अलग अलग फिजिकल ड्राइनेस होती है, या डॉर्मेंसी की हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो शुष्क प्रदेश हैं या शुष्क जो वेजिटेशंस हैं, टेम्परेट जिसके लिए हम कह दें, तो ऐसी वेजिटेशंस में जो पोलेंस होते हैं वो मैच्योर होते ही या तुरंत क्या हो जाते हैं, शीघ्र ही अंकुरित। शीघ्र अंकुरित हो जाते हैं। इनका जर्मिनेशन क्या हो जाता है, तुरंत। अर्थात पोलन बने, उनका डिस्पर्सल हुआ, वो अपने नेटिव प्लेस पे पहुंचे, पहुंचने के बाद में वो तुरंत क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। और अगर इनकी बात करें जिम्नोस्पर्म्स की या फिर क्या बोलते हैं टेरिडोफाइट्स की, तो वहां एक्चुअली में हम बोले तो ऐसा कोई पोलेंस बनते नहीं है, लेकिन वहां पे भी मेल गैमेटोफाइट होते ही हैं। वो तुरंत क्या करते हैं, फीमेल पे पहुंचे और फीमेल पे पहुंचने के बाद में जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बना के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंदर प्रवेश करके सीधे जाइगोट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो उनका लाइफ साइकिल भी बहुत ज्यादा नहीं है, बस अपनी रेस्टिंग फेज पे आते हैं, पानी में तैरकर वहां तक पहुंचने की प्रयास में रहते हैं, ज्यादा लंबा नहीं है। यहां पे एक चीज है, एंजियोस्पर्म्स में एक अडेप्टेशन है कि या तो वो तुरंत अंकुरित होगा या फिर वो अपने जो है स्ट्रक्चर पोलन की, उसमें एक्साइन पोलन के नीचे जो है वो क्या हो जाता है, इस तरह वो संरक्षित रहते हैं। कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, बहुत ही ज्यादा शीतोद्भिद प्रदेश है या शुष्क है तो उनके अंदर पोलन की एक्साइन के ऊपर भी एक या दो लेयर और जमा हो जाती है, जो कि इसको परसिस्टेंट जो है या सिस्ट बनाकर
लंबे समय तक क्या करता है, इनको बनाए रखता है। वहीं अगर अपन ट्रॉपिकल्स की अगर अपन बात करें, शीत वेजिटेशन की, समर एंड विंटर में, तो इनका शीघ्र अंकुरण नहीं होता, वो डोरमेंसी शो करते हैं। क्लियर है? विश्राम अवस्था शो करते हैं। देन उसके बाद में इनफेवरेबल कंडीशंस, अनुकूल परिस्थितियों में क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। क्लियर है? तो ये तो जातिगत अलग अलग अपने अपने अडेप्टेशंस हैं कि तुरंत अंकुरण हो रहा है या रुक के अंकुरित हो रहा है। उसी में कई सारी ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके अंकुरण जो हैं या पॉलन ग्रेन जो हैं वो मैच्योरिटी के बाद लगभग कुछ घंटे विश्राम करते हैं, कुछ है जिनके कुछ हफ्ते विश्राम करते हैं, और कुछ है जिनके कई महीनों तक विश्राम करने के बाद में ही क्या करते हैं, पॉलिनेशन या जर्मिनेशन जो है प्रेरित करते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि वो उस मौसम को निकालते हैं और पर्टिकुलर एक फेवरेबल मौसम में आने का इंतजार करते हैं, जैसे कि ध्रुवों पे एल्पाइन जो प्रदेश हैं उनके जो पॉलिन्स होते हैं वो फेवरेबल कंडीशंस आने का इंतजार करते हैं। पूरी की पूरी ऋतु को ही निकाल के फिर उसके बाद वो उसमें आते हैं। तो यहां पे जो जर्मिनेशन है उसको हम नॉर्मली दो भागों में बांटेंगे। क्योंकि जर्मिनेशन में दो काम एक साथ होते हैं। पहला, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या अगर हम बात करें तो सेल, और दूसरा जो पॉइंट चलेगा वो चलेगा फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। क्लियर है? फॉर्मेशन ऑफ जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। हल्का सा एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं, देन फिर थ्योरेटिकली बात करें। जो पॉलन ग्रेन है वो विश्राम अवस्था में, उसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट सबसे पहले जो एक सेंट्रल वैक्यूल जो है वो डेवलप होती है। मैं डायग्राम यहां पे वो नहीं बना रहा हूं, मैं केवल यहां पे यही डायग्राम बना रहा हूं ताकि हम इसको समझ सके। सेंट्रल वैक्यूल डेवलप हो जाती है क्यों? वातावरणीय अनुकूलन के आधार पे यहाँ पे पॉलन ग्रेन जब विश्राम अवस्था में जा रहा है तो उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस डम हो रही हैं, वो अन्य कोई क्रिया नहीं कर रहा। बाहर से एग्जाइन डेवलप होने की वजह से भाई आदान प्रदान गैसेज का या इन मॉलिक्यूल्स का पूरी तरीके से नष्ट है, तो इस वजह से इसके जीव द्रव्य क्या होता है, संघनित होता है, और इसके संघनन के कारण जो वेस्कोसिटी बढ़ रही है इसकी वजह से उस स्थान को कौन ग्रहण कर लेता है, वैक्यूल। तो ये प्लांट पॉलन वैक्यूल्स, रिक्तिका, और इसके कारण इसका जो न्यूक्लियस है पॉलन का, एक्चुअल न्यूक्लियस, वो कहां पे आ जाता है, टुवर्ड्स पेरिफेरी। कहां जाता है, परिधि की ओर। तो बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम कह सकते हैं लाइक पोडोस्ट्रीमोन, कसकटा, इन दोनों की हम बात करें तो इनमें वैक्यूल
नहीं बनती, ठीक है। और इसकी वजह से इनका केंद्र कहां रहता है, केंद्र में, फुल फूला हुआ। लेकिन यहां पे केंद्र कहां आ गया, परिधि में, जिसकी वजह से केंद्र कैसा बन चुका है, चपटा, गोल नहीं है, कैसा है, चपटा, द्विवी अवतलाकार इसकी संरचना जो है वो बन रही है। सेकंड, अब यहां पे क्या होगा, सेल डिवीजन, और वो भी कौन सा, माइटोसिस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एम्ब्रियोलॉजिस्ट या पेनेनोलॉजिस्ट की अगर अपन बात करें तो यहां पे कंप्लीट स्पेस न होने के कारण और एनर्जी एंड सोर्सेज की प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से, क्योंकि पूरे के पूरे यहां पे प्रोवाइड नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे इनके बीच में जो समसूत्री विभाजन होगा उसके फलस्वरूप जो संरचना बनेगी वो एक तरीके से सिंक्रोनाइज्ड नहीं होगी। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब दो अर्धांशों में बंटना नहीं होगा, यहां पे एसिंक्रोनाइज्ड होगा। तो इसके कारण, ठीक है, तो इसके कारण ये तो वैक्यूलेट हो गया, ठीक है। और यहां पे जो डेवलपमेंट होगा सेल का वो इर्रेगुलर होगा, नियमित नहीं होगा, जिसकी वजह से परिधि की ओर चिपकते हुए, इंटाइन से चिपकते हुए तो बनेगी कौन सी, जनन, जर्मिनेटिव सेल, जिसको हम बोल सकते हैं जनन, ठीक है। और ऊपर की ओर, या अगर अपन बात करें तो केंद्र की ओर एक बड़ी कोशिका टूटेगी, जिसको हम कह सकते हैं वेजिटेटिव, कायिक, केंद्रक लिख देते हैं, दैट इज न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे कायिक को, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो मेरा कहने का यहां पे एग्जांपल ये था, जैसे कि पोडोस्ट्रोमोन की हम बात करें या कसकटा की हम बात करें, तो इनमें वैक्यूल कम बनने या न बनने के कारण केंद्रक बीच में रहता है, और वो केंद्रक जो है वो अर्धांश सिंक्रोनाइज होकर अर्धांशों में बढ़ता है, जिसकी वजह से दो समान केंद्रक डिवाइड होते हैं, या दो समान कोशिका बीच में से जो है क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। क्लियर है। जबकि यहाँ पे नॉर्मली ज्यादातर पॉलेंस में क्या हो रहा है, दो असमान कोशिकाएं डेवलप होती हैं, और जो आकार में बड़ी कोशिका होती है उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं कौन सी, फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव कोशिका, लार्ज, और जो छोटी कोशिका बन रही है उसको हम बोलते हैं कौन सी, एक तरीके से जनन कोशिका। और यही बाद में डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट होगी, फीमेल गैमेटोफाइट में, और जो वेजिटेटिव सेल है वो डेवलप करेगी किसको, पॉलन ट्यूब को, ठीक है। तो पेनिट्रेशन करना, स्टिग्मा के अंदर जाना और इन जनन कोशिकाओं या केंद्रकों को रक्षा देना, पोषण देना, वो सारा काम किसका है, वेजिटेटिव कोशिकाओं का होता है। इसलिए यहाँ पे डायग्राम हमने सिंपली यही बनाया। अब हम अगली स्टेप्स में आगे जाएंगे तो वहां हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के लिए अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि ये कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं जनन कोशिकाओं की तुलना में, ठीक है। और ये अगर अपन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चले तो हम ये कह सकते हैं कि अवतलाकार चपटी टाइप की होती हैं, गोलाकार नहीं होती। क्लियर है, बड़ी होती है लेकिन गोलाकार नहीं होती, क्योंकि वैक्यूल्स हैं और इनका एसिंक्रोनाइज टाइप से डिवीजन हुआ है। तो ऐसे में ये पूरी तरीके से गोलाकार हम बताएं वो संभव नहीं है, आकार में बड़ी होती हैं और अनियमित टाइप की होती हैं, अनियमित, इर्रेगुलर इन शेप, अनियमित हो गई, ठीक है। इन डायग्राम को आप ढंग से देखिए तो अनियमित हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो है वो उपयुक्त मात्रा में रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और खनिज पदार्थ, उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, संचयी पदार्थों की हम बात करें तो लाइक स्टार्च, ऑयल ड्रॉप्स, ठीक है, और लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स भी। उसके अतिरिक्त अगर हम कहें तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में जनन कोशिका में हम ज्यादा बताएंगे, ठीक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपरेटस जो है वो एक तरीके से पेनिट्रेशन एंड लाइसोसोम टाइप का काम, ताकि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स डेवलप करते हैं जो किसको, फीमेल जो ओव्यूम है उसके माइक्रोपाइल छिद्र को भेदने का कार्य करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, राइबोसोम्स,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स एंड अदर कंटेंट्स की अगर अपन बात करें तो सारे एटसेट्रा जितने भी हैं वो इसके अंदर सुस्पष्ट पाए जाते हैं और इसका केंद्रक जो है स्पष्ट गोल और बड़ा होता है। क्लियर है? और ये कोशिका एक तरीके से विभाजनशील रहती है और ये पुनः विभाजित होकर दो केंद्रकों में विभाजित हो जाती है। ये सब में नहीं है, कुछ में है। और ये दूसरा केंद्रक जो है वो एक तरीके से डिग्रेटिव बोलते हैं, हासित होता है और वो केंद्रक जो है इसी को पोषण देने में या जर्म ट्यूब को इनिशिएट करने में काम में आता है और बाद में कैसा हो जाता है? हासित हो जाता है। जर्म ट्यूब्स के लिए अगर अपन कहें तो पहले ये माना जाता था कि जो इसमें केंद्रक है, जो केंद्रक है वो जर्म ट्यूब को कीमोटैक्टिकली क्या करता है? वर्तिका के अंदर प्रवेश कराना और माइक्रोपाइल को ढूंढने में सहायक है, एक काम। दूसरा, ये पॉलन ट्यूब को सही दिशा देता है। अगर ये नहीं होगा तो पॉलन ट्यूब आगे नहीं बढ़ेगी, हासित हो जाएगी। या फिर ये एक तरीके से न्यूट्रिशन देता है किसको? जर्म सेल्स को। क्लियर है? तो ये ऐसी अवधारणाएं थी, लेकिन नई रिसर्च थ्योरम के अंदर साइंटिस्ट इसको पूरी तरीके से नकारते हैं। इस केंद्रक का संपूर्ण कार्य नहीं ज्ञात है, ये केवल एक रिसेसिव के रूप में है तथा पॉलन ट्यूब के डेवलपमेंट या जर्मिनेशन को ही कंट्रोल करता है। क्योंकि इसके कुछ अपवाद है, जैसे कि अगर अपन कुकुरबिटेसी की बात करें तो उसके अंदर जो है पॉलन ट्यूब कैसी हो जाती है? शाखित। ठीक है? तो ऐसे में वो सभी शाखाएं जो हैं वो काफी लंबी दूरी तक और अलग अलग स्थानों तक पहुंचती हैं, पहुंचकर माइक्रोपाइल को ढूंढती है एक साथ, लेकिन उनमें किसी एक में ही न्यूक्लियस जो है वो होता है। और ये जरूरी नहीं है कि जो न्यूक्लियस है वही आगे तक बढ़े, बाकी भी बढ़ती हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, ये जर्मिनेटिव सेल की। तो जर्मिनेटिव सेल जो है वो तुलनात्मक थोड़ी छोटी होती है और इसी के लाक्षणिक गुण जो हैं वो पॉलन ट्यूब और फर्टिलाइजेशन को कंप्लीट करते हैं। इसका न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, और इसका विभेदन अभी हम बाद में करेंगे अगले वाले पॉइंट के अंदर। तो ये जो जर्म ट्यूब में जो न्यूक्लियस होता है ये थोड़ा छोटा तर्करूपी या गोलाकार संरचना के रूप में होता है, जो कि पहले तो किससे जुड़ा रहता है? इंटाइन से। पहले तो किससे जुड़ा रहता है? इंटाइन से। लेकिन जो मैच्योर हो जाता है और पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होने लगता है तब ये एंटाइन से क्या हो जाता है? हट जाता है। तब इसकी आकृति जो है वो थोड़ी सी द्विअवतलाकार या गोलाकार हो जाती है। उससे पहले कैसा रहता है? चपटा रहता है। ठीक है? इसके अंदर सुस्पष्ट केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफी अधिक होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और अदर जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके अतिरिक्त इसके अंदर क्रोमेटिन की मात्रा जो है वो भी अधिक पाई जाती है और खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका यहाँ पे क्या होता है? अभाव होता है। जबकि जर्मिनेटिंग सेल में रिजर्व फूड मटेरियल थे मंड के रूप में, लिपिड्स के रूप में, जबकि इसके अंदर इनका अभाव होता है क्योंकि इसके भोजन की आपूर्ति कौन करती है? वेजिटेटिव सेल्स। इनका काम केवल है एनर्जी डिवाइड एंड फर्टिलाइजेशन में काम में आते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट। अब हमारा मेन तीसरा पॉइंट आता है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमिट्स। गैमिट्स कर देते हैं युग्मक। क्लियर है? और गैमिट की हम बात करें तो आकार में छोटे अगुणित संरचनाएं होती हैं जिनका कार्य जो है वो फर्टिलाइजेशन में और फ्यूजन से संबंधित होता है, जिन्हें हम गैमिट्स कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट्स फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना सेक्सुअल कंप्लीट नहीं होगा। एक गैमिट आता है मेल से और एक ही गैमिट जिसे हम बोलते हैं एग, वो आता है फीमेल से। और इन दोनों के बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है संयुग्मन, जिसे हम बोलते हैं निषेचन या फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स की हम बात कर रहे हैं
और इसके फॉर्मेशन को अगर अपन कहें, आकलन करें, तो हम कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न पादपों में या परिस्थितियों के अनुसार इनमें अनेक प्रकार की भिन्नताएं जो हैं वो पाई जाती है। जैसे कि अगर अपन कहें तो एक जो टाइप बनता है वो इनका बनता है इनटू द पोलन ग्रेन। इनटू द पोलन ग्रेन्स, जो जहां पे कोशिका डेवलप हो रही थी, कौन सी कोशिका, वेजिटेटिव सेल्स, उन्हीं के साथ ही इनका भी क्या होता है, डेवलपमेंट और विभेदन जो है वो वहीं हो जाता है। दूसरा पॉइंट अगर अपन इसमें लें तो ये होता है इनटू द स्टिग्मा। वर्तिका के अंदर जो है क्या वो, सॉरी, स्टाइल जो है स्टिग्मा के अंदर, वर्तिका, तो स्टिग्मा में प्रवेश करके स्टिग्मा एंड स्टाइल, ठीक है, के अंदर इनका जो है क्या होगा, विभेदन या डेवलपमेंट होगा। और तीसरा अगर अपन कहें तो तीसरा हम ले सकते हैं इनटू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब में इनका डेवलपमेंट। तो फर्स्ट अगर अपन कहें पोलन ग्रेन्स में, तो सामान्यतः जो शुष्क परिस्थितियां हैं, ठीक है, उनके अंदर जो प्लांट्स में जर्मिनेशन होता है पॉलेंस का, वो तुरंत हो जाता है बनने के साथ ही, और उनका जो गैमेट फॉर्मेशन है वो भी कहां हो जाता है, पोलन ग्रेन्स में ही, जैसे कि हॉर्डियम वल्गेर, ठीक है, इनके अंदर जर्मिनेशन कहां हो जाता है, उसी के अंदर। ये डायग्राम हम बाद में बना देते हैं। स्टिग्मा की हम बात करें तो कुछ में जो है वो कायिक कोशिका द्वारा क्या बना दी जाती है, जर्म ट्यूब, और जर्म ट्यूब के बाद में वो कहां आ जाते हैं, ट्यूब के अंदर, और ट्यूब के बाद पेनिट्रेट करके वो पहुंच जाते हैं वर्तिका में, और वर्तिका जो नलिका है स्टाइल, उसके अंदर इनका क्या होता है, डिवीजन होता है। यहाँ पे डिवीजन सभी में समसूत्री होगा क्योंकि ये पहले से ही आधे हैं, ठीक है, अर्धसूत्री पहले ही हो चुका है जब स्पोर टेट्राड्स डेवलप हुए थे। और वहां पे नॉर्मली अगर अपन कहें तो इनका जो मेजरमेंट है वो छोटा और बड़ा दोनों बराबर नहीं होते, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े वाले में केंद्रक बड़ा और माइटोकॉन्ड्रिया सफिशिएंट, छोटे वाले में तुलनात्मक कम होते हैं, और दोनों के दोनों जो हैं आसपास होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन में यूज में आते हैं। इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वर्तिका वाले में, लाइक पिटूनिया, पिटूनिया के अलावा हम ले सकते हैं गॉसिपियम, एंड हॉलोप्टेलिया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनकी स्टिग्मा के अंदर जो है वो क्या होता है, इनका क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन होता है। वर्तिकाग्र कर देते हैं इसको, स्टाइल, ये हो गया। इसके बाद पोलन ट्यूब की हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल हम यहां पे ले सकते हैं पोलन ट्यूब के लिए, जैसे कि लिलियम, में इनका जो फॉर्मेशन है या जो विभाजन है वो कहां हो जाता है, पोलन ट्यूब के अंदर ही होता है। तो यहां हम डायग्रामेटिकली अब इसको एक बार समझ लेते हैं पूरे को, पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब का जो बनना था, ये एग्जांपल्स हो ही गए, इसको एक बार देख लीजिए। तो हमारा पहला डायग्राम जो था वो तो ये रहा, जिसमें एक्जाइन्स एंड इंटाइन्स, और ये हो गई वैक्यूल्स, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम वो है डायग्राम,
यहाँ बना देते हैं एक बड़ी सारी, वैक्यूल that is vegetative न्यूक्लियस, और ये हो गया जर्मिनेटिव। जर्मिनेटिव न्यूक्लियस। नेक्स्ट डायग्राम, प्रारंभ में किससे जुड़ा रहेगा? इंटाइन झिल्ली से जुड़ा रहेगा। देन इसके बाद अगर इसके अंदर पिट्यूनिया टाइप है तो इसका डिफरेंशिएशन कहाँ हो जाएगा? यही। तो ये तो हो गई इसकी वैक्यूल। ये हो गई इसकी वेजिटेटिव सेल इरेगुलर, और ये यहाँ पे जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा किस में? जर्मिनेटिव न्यूक्लियस के अंदर। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा वो बनेगा ये, इसमें जर्म पोर भी दिखा दीजिए ताकि दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज जर्म पोर, और ये हो गया पोलन ट्यूब इनिशियल, ठीक है। और इस पोलन ट्यूब के अंदर ये हमारा हो गया डिविजाइड, कौन सा? जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, और ये हो गई वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दैट इज वैक्यूम। क्लियर है? नलिका केंद्रक, जो कि बाद में कैसा हो जाएगा? डिग्रेड हो जाएगा, हासित हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को हम बोल सकते हैं जनन, अर्थात जर्मिनेटिव न्यूक्लियस, जिसमें एक बड़ा और एक छोटा, और ये हो गई वेजिटेटिव सेल या न्यूक्लियस, और इसको हम बोल सकते हैं पोलन
ट्यूब। जर्मिनेटिव या इसकी जगह में एक और नाम दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दैट इज मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स दैट इज द जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। तो इस तरीके से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। क्लियर है। अब इसमें एक छोटा पॉइंट और आ जाता है, कुछ एग्जाम्पल्स जैसे कि साइप्रेसी, ठीक है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो आर्किडिएसी, एक्सलेपीडिएसी, आंकड़ा, इस लाइन को ढंग से सुनना, आर की डीएसी, एस्क्लेपीडिएसी जो है। उसके अलावा अगर अपन और लें तो माइमोसी, आदि में जो पोलन टेट्राड बना था, वो पृथक नहीं होता। क्लियर है। और वहां पे उसका जो पोलन है वो एक तरीके से संगठित रहता है और उस संरचना को हम बोलते हैं पोलिनिया, पराग पिंड। ठीक है। तो ये एक अपवाद स्वरूप है। तो ऐसे में जब इनका जर्मिनेट होता है तो इनके जो टेट्राड है इसके चारों तरफ या प्रत्येक कोशिका से जो है वो क्या होता है, माइक्रोस्पोर में पोलन जर्मिनेशन और उसके साथ में जो मेल गैमेटोफाइट है उसका संश्लेषण भी एक साथ ही होता है। इस अवस्था को हम बोलते हैं पोलिनिया। कुछ अपवाद की अगर अपन बात करें तो अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे गैमेटोफाइट पादप भी है जिनके अंदर परागकोश जो है उनमें कुछ अपवाद हैं, इसकी तरह नहीं होते। ये मिटा देता हूं, पोलिनिया। ठीक है। जिसमें एक साइप्रेसी का एग्जांपल अपन ले सकते हैं। साइप्रेसी फैमिली में क्या है कि जो टेट्राड बने थे, जो हमने टेट्राड बनाया था पोलन टेट्राड, वो उसमें कैलोज एंजाइम द्वारा क्या हुआ था, सेपरेशन हुआ था और सारे के सारे एक वाइबल पोलन ग्रेन्स के रूप में डेवलप हुए थे। परंतु इसमें क्या होता है कि इसमें जो पोलन टेट्राड है उसमें 4 कोशिकाएं बनती तो हैं लेकिन एक ही सेंटर में रहती है, बाकी कैलो द्वारा सेप्टेड नहीं होती और बाकी के जो केंद्रक होते हैं वो परिधीय हो जाते हैं और धीरे धीरे इसको पोषण प्राप्त करके प्रदान करके क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं या इसको पोषण प्राप्त करके अपघटित हो जाते हैं। तो यहां पे सबसे बड़ी चीज ये है कि कोशिकाएं तो बन गई 4 और केंद्रक रह गया 1। तो यहां पे इसके पोलन ग्रेन के अंदर जो है वो 4 में से क्या, हाँ, सदैव 1 जो केंद्रक है वही क्या रहता है, वाइबल होता है। बाकी के केंद्रक क्या हो जाते हैं, शेष 3 वो सिरों की ओर स्थानांतरित होकर अपघटित हो जाते हैं। तो मध्य में जो केंद्रक स्थित है उसी में ही समसूत्री विभाजन द्वारा एक वेजिटेटिव और एक कौन सी जनरेटिव सेल जो है डेवलप होती है और उससे एक ही पोलन ट्यूब का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अनेक पोलन ट्यूब्स का डेवलपमेंट नहीं होता। तो यहां पे ये कह सकते हैं कि 4 अगुणित परागकणों की जगह केवल एक त्रिकोणीय परागकण जो है उसमें से जर्म ट्यूब क्या होती है, डेवलप होती है। तो ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर है? थैंक्स।